हेलो फ्रेंड्स, सेवन ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राम बाबू। आज मैं फिर से बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट 12 लेकर आया हूँ। इसमें 75 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर हमारी यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल पर 150 प्रश्नों का पीडीएफ आपको उपलब्ध मिलेगा। चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कि बैसिटल के पतन का संबंध किससे है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1779 के फ्रांसीसी क्रांति से बैसिटल का संबंध है। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता अर्थ टिकाऊ वस्तुएं हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों खाद्यान्न और अन्य खाद्य उत्पाद है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि आर्थिक लगान बाजार मजदूरी और न्यूनतम स्वीकार मजदूरी के बीच का अंतर होता है। अगला सवाल है दोस्तों कि अन्य बातें समान होने पर किसी वस्तु की मांग की मात्रा में कमी किस कारण से हो सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि उस वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से क्या आर्थिक समस्या नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि यह तय करना कि फुर्सत के समय को विभिन्न तरीकों में से किसी तरीके से व्यतीत किया जाए। अगला सवाल है दोस्तों कि किस वर्ष भाषाई के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1956 ईस्वी में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। भाषा का के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। अगला सवाल है दोस्तों कि अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किससे प्राप्त है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों संसद को प्राप्त है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति संसद को सिर्फ प्राप्त है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद 312 खंड 1 के अंतर्गत ये व्यवस्था संसद को प्राप्त है। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोना और राणा तथा कौशल मंदिर। अगला सवाल है कि रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ए होल प्रसृत की रचना की थी को किसका संरक्षण प्राप्त था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था। अगला सवाल है कि मेन कैफ का लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिटलर। मेन कैफ जो हिटलर थे वो नाजीवादी नेता थे। उनकी ये आत्मकथा है और मेन कैफ का 2 भाग में प्रकाशित किया गया था। प्रथम भाग को 1925 ईस्वी में और द्वितीय भाग को 1926 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। अगला सवाल है दोस्तों कि 1873 ईस्वी में 3 सम्राटों के संघ को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ड्राई कैसियर बंद संधि से। अगला सवाल है कि भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 313 सदस्य थे। अंतःकालीन संसद जो है दोस्तों भारत का जब संविधान सभा बन रहा था उस समय इसका गठन किया गया था और इसे खत्म कर दिया गया था दोस्तों 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। जब भारत का संविधान बनकर लागू हो गया तब इसे माफ कीजिएगा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अंतःकालीन संसद लागू हुआ था जब संविधान बनकर तैयार हो गया था तब। और ये चला था 2 वर्ष 2 माह 22 दिन तक अंतःकालीन संसद चला था। और जैसे ही चुनाव हुआ 1952 में निर्वाचित होकर प्रधानमंत्री बने तो यह संसद को भंग कर दिया गया था। अगला सवाल है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कहां पर लिया गया। तो इसका आंसर जो दोस्तों इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसका आंसर है
कि ये जो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, इसके लिए 2007 में एक सत्याग्रह चला था, जिसमें सोनिया गांधी और के अध्यक्षता में और महाधर्म सभा की अध्यक्षता में ये जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक ये प्रस्ताव रखा गया था, और 2007 में ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा वोट कराया गया और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। अगला सवाल है कि भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद देता है। नए राज्य बनाने का जो स्वीकृति है वो संसद देता है, पर लेकिन जो पूर्ण रूप से है राष्ट्रपति की सहमति लेना अति आवश्यक है। जो राष्ट्रपति सहमति नहीं देता है तो किसी भी राज्य का गठन नहीं किया जा सकता है। राज्य का गठन जो अनुच्छेद 2 में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 2 में वर्णित किया गया है। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत में ज्वालामुखी विस्फोटों से निम्नलिखित में से क्या बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्कन का पठार जो है वो ज्वालामुखी के विस्फोट से बना हुआ पठार है। अगला सवाल है दोस्तों कि प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहते हैं? तो इसे पेडोकल कहते हैं। पेडोकल जो होता है दोस्तों, मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा बहुत अत्यधिक पाया जाता है। अगला सवाल है कि कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुल प्रति भूमि प्लस निवल बुआई की गई भूमि को। अगला सवाल है कि हस्तलिपियों के मूल संपादक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आर सामा शास्त्री थे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से क्या भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल निचय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी जो है सबसे बड़ा जीवमंडल है, निचय है। इसका कुल क्षेत्रफल जो मन्नार की खाड़ी का 10,500 किलोमीटर है। अगला सवाल है कि इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक में इसरो का मास्टर नियंत्रक सुविधा है। इसरो की स्थापना जो दोस्तों 1982 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल है कि विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7%। अगला सवाल है कि काराधान का सामर्थ्य सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एडम स्मिथ ने काराधान का प्रतिपादित किया था। एडम स्मिथ का जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो वेल्थ ऑफ नेशन है, और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। अगला सवाल है कि विश्व में किस भोजन उत्पाद की बढ़ती हुई क्षुधा उष्णकटिबंधीय वनोन्मूलन का प्रमुख कारण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गौमांस का। अगला सवाल है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री अरबिंदो ने लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखी है। इन अगला सवाल है कि औसत नियत लागत रेखा कैसी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधोगामी होती है। अगला सवाल है कि अस्टेपी शब्द किस जैव क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घास से संबंधित है। अस्टेपी जो घास का मैदान है वो ऑस्ट्रेलिया में मुख्य रूप से पाया जाता है। अगला सवाल है कि प्लेटो की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुख्यतः न्याय पर शोध प्रबंध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द रिपब्लिक। अगला सवाल है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार जो है दोस्तों संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये यूएसए के द्वारा संचालित किया गया था। और इसका शुरुआत जो है दोस्तों 4 मई 1959 ईस्वी को शुरुआत हुई थी ग्रैमी पुरस्कार का। अगला सवाल है दोस्तों कि स्थल जात निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाद्वीपीय शेल्फ और ढाल पर स्थल जात निक्षेप पाया जाता है। अगला सवाल है कि कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई
पुस्तक है। इसका प्रकाशन जो दोस्तों 1867 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है कि यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूसा संहिता यहूदियों का धार्मिक पाठ है। अगला सवाल है कि मेघदूत का लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालिदास जो है मेघदूत का लेखक है। दोस्तों मेघदूत में पूछा जाए कितने छंद है, तो मेघदूत में 111 छंद है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुल्क राज आनंद जो है अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक है। इनके द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध पुस्तक जो है दोस्तों उपन्यास जो है अनटचेबल जो 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, अनटचेबल। कुली 1936 में प्रकाशित हुआ था। टू लिव्स एंड ए बर्थ 1937 में, द विलेज 1939 में इत्यादि तरह के इनके प्रमुख उपन्यास है जो प्रसिद्ध है। इनका आत्मकथा है जो मुल्क राज आनंद का, वो है द मॉर्निंग फेस, द मॉर्निंग फेस। द मॉर्निंग फेस का प्रकाशन है जो दोस्तों 1968 ईस्वी में हुआ था, और ये मुल्क राज आनंद का आत्मकथा है। अगला सवाल है कि निम्न में से एक बरसाती नदी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्यास जो है एक बरसाती नदी है। ब्यास नदी का कुल लंबाई है जो 625 किलोमीटर है, और ब्यास नदी जो है वो सतलज नदी में जाकर के मिल जाता है। कहाँ पे मिलता है दोस्तों? ये हरिके के समीप जाकर के मिलता है। हरिके नाम का एक जगह है जहाँ पे जाकर के सतलज नदी ब्यास नदी सतलज में मिल जाती है। अगला सवाल है कि अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र ज्वालामुखी शिखर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माउंट इरेबस जो है अंटार्कटिका में एक ज्वालामुखी पर्वत या शिखर है। अगला सवाल है कि गांधी जी दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो दांडी यात्रा से शुरुआत हुआ था। इसके बारे में आपको बता दें दोस्तों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरुआत होने से पहले दांडी मार्च जो शुरुआत हुई थी, तो दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरुआत हुई थी। इसके शुरुआत में 78 लोग जो थे साबरमती आश्रम से चले थे, और ये कुल 24 दिनों तक का यात्रा था, 24 दिनों तक का यात्रा था। और ये 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक बना करके नमक कानून को तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किए थे गांधी जी ने। अगला सवाल है कि स्कूल ऑफ पॉसिबिलिज्म का नींव किसने रखी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी लेब्लिची ने स्कूल ऑफ पॉसिबिलिज्म की नींव रखी थी। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट टिपुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एहोल शिलालेख जो है चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। अगला सवाल है कि विश्व ऑटिज्म में आत्म विमोह चेतना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2 अप्रैल को चेतना दिवस या विश्व ऑटिज्म दिवस या आत्म विमोह दिवस, तीनों का अर्थ एक ही है, जो 2 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्न में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाडिवास की लड़ाई के बाद जो है वो फ्रांसीसियों का भाग्य का उदय हुआ था। वाडिवास का युद्ध जो है दोस्तों ये 22 जनवरी 1760 ईस्वी को अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। अगला सवाल है कि क्रिमियन युद्ध का समापन किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिमियन युद्ध का किस प्रकार हुआ था? तो पेरिस समझौता के साथ क्रिमियन युद्ध का जो है वो समाप्त हो गया था। क्रिमियन युद्ध जो है जुलाई 1853 से सितंबर सितंबर
1855 ईस्वी तक क्रिमियन युद्ध चला था। अगला सवाल है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी जो है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है। इसकी गोदावरी नदी कुल लंबाई जो दोस्तों 1465 किलोमीटर है, 1465 किलोमीटर है। इसे दक्षिण भारत का वृद्ध गंगा भी कहा जाता है और दक्षिण भारत का दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। अगला है कि मोरेन कहाँ बनते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमानी क्षेत्र में मोरेन बनते हैं। अगला सवाल है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वलित पर्वत का हिमालय पर्वत श्रृंखला उदाहरण है। और अभी पर्वत जो वलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय, अल्पास, यूराल, रॉकीज, एंडीज इत्यादि तरह के पर्वत जो है वो वलित पर्वत का उदाहरण है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे लैंड ऑफ वन थाउजेंड लेक्स कहा जाता है। 1000 भूमि सॉरी 1000 झीलों की भूमि किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं लैंड ऑफ 1000 लेक्स। 1000 झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। अगला सवाल है ऐसा ऐसा वृक्ष जो ग्रीन गोल्ड के नाम से लोकप्रिय है लेकिन जो पारिस्थितिकी के दृष्टि से अनर्थकारी है, कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूकलिप्टस का पेड़ जो है वो परिस्थिति के लिए दृष्टि से वो अनर्थकारी है क्योंकि अधिक मात्रा में पानी का अवशोषण करता है भूमि से। अगला सवाल है कि निम्न में से सूची एक और कौन सी सूची संस्था सूची दो के अंकित स्थान के अनुसार गलत दर्शाई गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा। ये जो है केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कानपुर दिया हुआ है, ये जो है वो गलत है। ये कानपुर नहीं है बल्कि यहाँ पे होना चाहिए लखनऊ। केंद्रीय औषधि अनुसंधान अनुसंधान संस्थान जो है वो लखनऊ में स्थित है। अगला सवाल है कौन से देश में विश्व की प्रथम सुव्यवस्थित मोटर रेस आयोजित की गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस में प्रथम सुव्यवस्थित मोटर रेस आयोजित की गई थी। अगला सवाल है कि वेदांगों की संख्या बताइए, तो वेदांगों की संख्या 6 है। 6 वेदांग है। पहला वेदांग शिक्षा, दूसरा निरुक्त, तीसरा कल्प, चौथा छंद, पांचवा व्याकरण और छठा ज्योतिष है। वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। वेदांगों की संख्या कुल 6 है, वेदों की संख्या 4 है। अगला सवाल है कि हरित स्थल ग्रीनलैंड है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बर्फ से ढका हुआ ऊंचा पठार है। इसका क्षेत्रफल पूछा जाए ग्रीनलैंड का कितना है, तो 21,75,600 वर्ग किलोमीटर है ग्रीनलैंड का कुल क्षेत्रफल। अगला सवाल है कि अफीम के पौधे के किस भाग में से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फल का आवरण भाग से हमें अफीम के पौधे से मॉर्फिन प्राप्त होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समोच्च कृषि। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पौंड सिल्क कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साइरो गायरा को पौंड सिल्क कहा जाता है। अगला सवाल है कि जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 0 होती है। अगला सवाल है कि समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्रुवन के कारण समुद्र की सीपी सुनहरी दिखाई देती है। अगला सवाल है कि एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपातिक हो, इसका त्वरण होगा या त्वरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा त्वरण।
अगला सवाल है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपकेंद्री बल के कारण दूध से मक्खन या क्रीम अलग हो जाती है। अगला सवाल है कि टेलनेट का तात्पर्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा टेलीफोन नेटवर्क से तात्पर्य है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का गलनांक सबसे कम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पारद का सबसे कम गलनांक होता है। अगला सवाल है कि गायनेकोमैस्टिसिया क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरुष में स्तनों का विकास। पुरुष में स्तनों का विकास को क्या कहते हैं? गायनेकोमैस्टिया कहा जाता है। अगला सवाल है कि कैक्टस में कैक्टस में शूल किसका रूपांतरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पत्ते का रूपांतरण है। अगला सवाल है कि सबसे ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा है जो सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। अगला सवाल है कि एंजाइम ठीक से काम कर पाए इसके लिए कौन से यौगिक आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन अति आवश्यक है। अगला सवाल है कि और रक्त किरणों का पता किससे लगाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फोटोमीटर से और रक्त किरणों का पता लगाया जाता है। अगला सवाल है कि फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला हाइपो का रासायनिक नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। अगला सवाल है कि न्यूरॉन क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होती है। अगला सवाल है कि सेलुलोसी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पौधों के सेलों में सेलुलोसी भित्ति पाई जाती है। अगला सवाल है कि निस्यंदन गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेफ्रॉन। अगला सवाल है कि उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक उत्तक को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एंडोस्पर्म कहते हैं। अगला सवाल है कि ईस्ट महत्वपूर्ण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईस्ट जो है महत्वपूर्ण होता है विटामिन बी में। और ईस्ट जो है कवक को ईस्ट भी कहते हैं, कवक को ईस्ट कहा जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम रूप से मीठा करने वाला नहीं है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा फल शकरा जो कृत्रिम रूप से मीठा करने वाला नहीं है। ये प्राकृतिक रूप से मीठा करता है। साइक्रीन, सुक्रोरस, एप्सरा टेम जो है ये कृत्रिम रूप से किसी भी चीज को गाजर या किसी अन्य पदार्थों में को मीठा करने में, खाद्य पदार्थ को मीठा करने में हम लोग उपयोग करते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से किस अम्ल में क्षारकता एक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति तेल पेंट तैयार करने में इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलसी का तेल को तेल पेंट तैयार करने में उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि अम्लीय वर्षा पर्यावरण के किस कारण प्रदूषण के कारण होती है? तो किसके द्वारा प्रदूषित होता है अम्लीय वर्षा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड NO2 और SO2 के कारण, इसका रासायनिक नाम है, के कारण अम्लीय वर्षा होता है। अगला सवाल है कि उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें यानी सहसंयोजक या उप सहसंयोजक आबंधन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों
इसका सही उत्तर हो जाएगा NH4Cl हो जाएगा इसका सही उत्तर। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारे YouTube चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए।